पटना में बेखौफ हैं शराब माफिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर बेखौफ हैं। अब तो माफिया और उसके गुर्गे पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। जरा मीठापुर गुमटी के पास की ये तस्वीरें देखिए। कैसे बेखौफ शराब माफिया एक एएसआई को घेर लेते हैं और फिर देर तक बेरहमी से जवान की पिटाई करते हैं। सिर से खून निकल रहा है, लेकिन हैवान बनी भीड़ पुलिसकर्मी को पीटे जा रही है। भीड़ के आगे पटना पुलिस का जवान बेबस बना रहा। घटना के बाद पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप मच गया। खुद डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद इस मामले में अब तक 12 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। सिपाही खुदकुशी मामले में नया एंगल। शुक्रवार को महिला जवान श्रुति सिमरार का शव फंदे से लटकते मिला था। कहानी में नया एंगल आ गया। मृतक के पति गौरव कुमार ने नरपतगंज थाना अध्यक्ष किंग कुंदन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है और इसे लेकर महिला थाने में केस दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष को मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। इधर मामले पर जिले के पुलिस कप्तान बोलने से बचते हुए नजर आए। हाँ, इतना जरूर कहा कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई जरूर होगी। मृतका के परिजनों के द्वारा जो भी बातें कही गई है उसकी जांच की जा रही है। उसके जांच उपरांत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सड़क जाम करते लोग और समझाती पुलिस। शुक्रवार को ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की आईं। दरअसल सदर थाना के दीघर गांव में गुरुवार की रात डकैती की घटना हुई। डकैतों ने पीड़ित शंभू पांडे के घर से लाखों का सामान लूट लिया। सबसे बड़ी बात कि जाती जाती उनकी बेटी को भी अगवा कर लेते गए। शुक्रवार को वरीय पुलिस अधिकारियों से भरोसा मिलने के बाद लोग शांत हुए। हालांकि लोगों में एक बार फिर से नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को लोगों ने छाता चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। पुलिस से मांग की कि किशोरी को जल्द ढूंढा जाए। बालिका है, उसको अविलंब बरामदगी हो और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। उसके न्याय के लिए हम लोग मोमबत्ती जलाए हैं। नक्सलियों पर नकेल की कवायद। नक्सलियों के खिलाफ मुंगेर की पुलिस ने कमर कस लिया है। शनिवार को पुलिस ने 8 नक्सलियों को 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि ये लोग कई लोगों को नक्सली ज्वाइन कराने आए थे। एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किए गए सभी नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े हैं। पुलिस इनके इतिहास को खंगाल रही है। 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोलियां, डेटोनेटर, मोबाइल फोन तथा अन्य नक्सली प्रतिबंधित मटेरियल जैसे कि लेटर पैड वगैरह की बरामदगी हुई। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पूर्वी चंपारण पुलिस ने पकड़ी दयाल के सिरहा गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया। एसपी ने बताया कि मौके से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो हथियारों की कई जगहों पर सप्लाई की जाती थी। आपको बता दें कि 2005 में हुए मधुबन कांड में सिरहा गांव के नक्सलियों की अहम भूमिका थी। एक बार फिर हथियार मिलने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इतने हथियार का ये लोग कहां से ले आए या इसका क्या प्रयोग ये लोग किया। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं है। बाढ़ पीड़ितों की बड़ी मुश्किलें। वैशाली के भगवानपुर में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाया नदी में आई बाढ़ के कारण प्रखंड की 5 पंचायतों में तबाही का आलम है। कई गांवों और खेतों में पानी भर गया है। घरों से निकलने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
गांव वाले बताते हैं कि 1 महीने से अधिक समय से बाढ़ का पानी लगा है। गांव के ज्यादातर लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ली हुई है, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में मदद के नाम पर एक कम्युनिटी किचन जरूर चल रहा है, लेकिन पानी जमा होने की वजह से पेयजल और शौचालय की समस्या बनी हुई है। टूट गया बाया नदी का तटबंध। तेज धार के साथ पानी के बहाव की तस्वीरें हैं वैशाली के महनार की। पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के पैतृक गांव जावज में बाया नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शनिवार सुबह नदी का पानी गांव की ओर फैल रहा था, जिससे लोगों में गांव डूबने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की माने तो बांध में लीकेज की सूचना अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया और हालत ये है कि लोगों के सामने मुसीबत आन पड़ी है। एक बार फिर गांव वालों ने प्रशासन के आने से पहले ही बांध की मरम्मती की कोशिश खुद ही शुरू कर दी है। पटना में गंगा से खतरा बरकरार। बीते कई दिनों से पटना में गंगा उफान पर है। नदी खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है। जल स्तर में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि बीते 2 से 3 दिनों में जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन गांधी घाट पर अब भी पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से लोग स्नान करने उफनाई नदी में उतर रहे हैं। ये हाल तब है जब प्रशासन ने लोगों को गंगा में जाने से मना किया है, लेकिन बढ़ते जल स्तर के बाद भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। आनंद नगर में कब होगा आनंद? मुजफ्फरपुर में बारिश की रफ्तार एक पखवाड़े से थम गई है। कई इलाकों से पानी भी निकल गया है, लेकिन शहर से सटे एक बड़े इलाके के लोग अब भी जल कैदी का जीवन जी रहे हैं। पूरा मोहल्ला पानी से भरा हुआ है। कई दिनों से जल जमाव के कारण लोगों को बीमारी फैलने की आशंका सता रही है। लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जरूरी हो तभी लोग घरों से निकल रहे हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सरकार हमारा निदान निकालने के लिए सोचना चाहिए, मगर वो लोग कोई नहीं सोच रहे हैं। पानी में बदबू आ रहा है, जनता बीमार होने वाला है। कुछ ऐसा बीमारी होगा, जनता जो है से हंगामा करे। प्रतिबंध के बावजूद नाव का परिचालन। भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन ने एहतियात प्राइवेट नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। नावों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। बड़े नाव गंगा की धार को चीरते हुए पार कर रहे हैं, तो छोटी छोटी नाव भी ओवरलोड होकर गंगा में चल रही है। अब सवाल है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? बाढ़ के पानी में बच्चों की मस्ती। खगड़िया में 1.5 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी में उफान से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिले में बाढ़ से कई लोग डूब चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ के पानी में बच्चों की अटखेलियां भी जारी है। इस दौरान हादसे की आशंका भी बनी रहती है, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, इस पर किनका जोर। हालांकि बड़ों की जिम्मेवारी है कि इस पर ध्यान दें ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखते देखते बह गई कार। चलती हुई कारें बहुत देखी होंगी आपने। जरा सड़क पर तैरती कार देखिए।
सिर्फ कार ही नहीं, बाइक, रिक्शा और कुत्ता भी बहता दिखा। लेकिन बात इस तैरती हुई लाल रंग की कार की। ये मथुरा की एक दारोगा जी की कार है जो यहाँ नारी निकेतन में किसी को छोड़ने आए थे। आप खुद देख सकते हैं कि जोरों के बारिश के बीच पानी की धार कितनी तेज हो गई है। स्थानीय लोग दारोगा जी को कार से बाहर निकालने के लिए कहते रहे, लेकिन वो माने नहीं और कार के साथ बहने लगे, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका। लेकिन कार ने देखते देखते यमुना में जल समाधि ले ली। गनीमत है कि दारोगा जी की जान बच गई। घाटशिला का मुसाबनी धोबनी पंचायत, जहां पुटरू गोड़ा गांव में पहली बार कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा। जी हां, प्रखंड की बीडीओ सीमा कुमारी जब गांव पहुंची तो वो पथरीली रास्तों से होते हुए पैदल। बीडीओ पहुंची तो लोग खुश हो गए। बीडीओ ने जब जांच की तो पता चला कि इस गांव में किसी को मनरेगा से रोजगार नहीं मिला, और तो और 150 ग्रामीणों में से किसी के पास जॉब कार्ड भी नहीं है। यही नहीं, अब तक गांव में किसी तरह का कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ है। गांव में पीने का पानी, सड़क, बिजली समेत रोजगार की बड़ी समस्या है। बीडीओ ने इलाके में जल्दी विकास का आश्वासन दिया है। हाँ, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसको बोले कि 1 सप्ताह के अंदर आप बना दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, लाइट दे दीजिए। दूसरी बात है कि जॉब कार्ड यहाँ किसी का नहीं है। ये 1 सप्ताह के अंदर लोगों का जॉब कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। उसके बाद मनरेगा में काम शुरू किया जाएगा। पीएम का पत्र रुबीना के नाम। मास्क लगाए साधारण कदकाठी की महिला खास है। जी हाँ, इनका नाम है रुबीना खातून। रुबीना सुप्पी के अख्ता गांव की रहने वाली है, लेकिन अपने काम की वजह से ये अलग पहचान कायम कर रही हैं। कोरोना काल में रुबीना कुछ महिलाओं के साथ मिलकर मास्क बना रही हैं। यही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर रुबीना ने सीतामढ़ी जिला प्रशासन के अभियान को भी नई दिशा दी, जिससे आम लोग भी अब मास्क फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन रुबीना ने पीएम मोदी को मधुबनी पेंटिंग वाला मास्क भेजा, जिसके लिए पीएम ने उनकी हौसला अफजाई की। पीएम से पत्र मिलने के बाद रुबीना काफी खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे और मुख्यमंत्री जी को भी भेजे, तो जब हम भेजे उनको तो हमारे जिला का समझिए चाहे मेरा प्रशंसा किए, बहुत अच्छा उनको लगा, तो हमको धन्यवाद पत्र भेजे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। साइकिलिंग योजना की निकली हवा। राजधानी रांची में पब्लिक साइकिल शेयरिंग स्कीम की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1 साल में ही इसकी स्थिति खराब हो गई। वॉलेट में पैसे होने के बाद भी साइकिल का लॉक नहीं खुल रहा है, तो किसी का ऐप नहीं खुल रहा। रांची के 60 स्टेशन और 600 साइकिल के साथ पहले फेज की शुरुआत हुई थी। अब दूसरे फेज में फिर 600 साइकिल को सड़क पर उतारने की तैयारी है। संक्रमण से बचाव में जुटा प्रशासन। पूरे बिहार के साथ ही लखीसराय में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। सड़क में अमूमन आधे से ज्यादा लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। एसडीओ और एसडीपीओ समेत तमाम अधिकारी सड़क पर नजर आए। अभियान के तहत नया बाजार में दुकानदार और बाइकर से जुर्माने की राशि वसूली गई। साथ ही लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया गया। लोगों को जो है मास्क पहनने और पहनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो ये कोरोना डिजीज है उससे बचें और फैलने से रोकें। खस्ता हाल है हजारीबाग का वृद्धाश्रम। इस ओल्ड एज होम में 22 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनकी देखरेख रेड क्रॉस सोसाइटी कर रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से सरकार से फंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से भोजन और दूसरी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि शहर के लोग कुछ सामान दान में दे देते हैं, जिससे गुजारा हो रहा है। संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवा बदहाल।
कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमे की ओर से हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी के कमड़े पंचायत की है, जहां करीब 4 साल पहले स्वास्थ्य उप केंद्र का उद्घाटन हुआ, लेकिन अपनी शुरुआत के साथ ही ये केंद्र बंद है। ऐसे में कमड़े पंचायत में रहने वाली 50,000 से ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल है कि लाखों खर्च करने का फायदा क्या हुआ, और फिर कोरोना काल में अगर कोई बीमार हो जाए तो कहां जाएगा। ऐसे कैसे होगा संक्रमण से बचाव? कोविड-19 से बचाव हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस भी इसको लेकर सख्ती बरत रही है। बावजूद इसके ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक सरकार और ट्रैफिक पुलिस के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं और क्षमता से ज्यादा सवारियों को बिठा रहे हैं। ऐसे में नियमों का पालन न कर ई रिक्शा चालक संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं और इस बेहद गंभीर मसले पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। लौटने लगे हैं मजबूर मजदूर। कोरोना काल में प्रवासियों को ट्रेन और हवाई जहाज से वापस लाया गया था। तब प्रवासियों को उनके गांव में काम देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 महीने बीत गए, काम नहीं मिला। ऐसे में मजदूर फिर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे हैं। फ्लाइट का टिकट देकर कंपनी उन्हें वापस बुला रही है। मजदूरों का कहना है कि करें तो क्या करें, घर में पैसे हैं नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी। ऐसे में कमाने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। सदियों से लॉकडाउन का पालन करते हैं आदिवासी। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन सुनने को मिला, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम चंपारण। ये आदिवासी बहुल गांव है जहां थारू जनजाति रहती है। यहाँ के लोग सदियों से लॉकडाउन की परंपरा को निभा रहे हैं। हाँ, स्थानीय भाषा में उसे बरना कहा जाता है। दरअसल आदिवासियों के प्रकृति प्रेम का ये पर्व अनोखा है। पूजा की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके अनुसार थारू समुदाय के लोग 48 घंटे से लेकर 60 घंटे तक कोई काम नहीं करते, मतलब टोटल लॉकडाउन। इस दौरान पेड़ की पूजा की जाती है और किसी भी वृक्ष को छुआ नहीं जाता। गांव और घर में ही रहना होता है। पीएम मोदी ने मन की बात में इस जनजाति की चर्चा भी की थी। आपके घर तक पहुंचेगी कबाड़ी दुकान। यदि आपके घर में कबाड़ है और आप उसे बेचने के लिए परेशान हैं, तो अब चिंता नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से netkabadi.com एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपनी बुकिंग करा दें और फिर कबाड़ी वाला आपके घर पहुंच जाएगा। जी हाँ, औरंगाबाद के विराटपुर मोहल्ले के 24 वर्षीय युवक अंकेश ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है, जिसकी मदद से घर बैठे कोई भी अपने घर का कबाड़ बेच सकता है। अंकेश ने बताया कि इसमें 21 तरह के कबाड़ बेचने की सुविधा है और सबका रेट चार्ज भी ऐप में उपलब्ध है। जाहिर है इस सुविधा से शहर के लोग भी खुश हैं। तकनीक से बदल रही किसानों की किस्मत। तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की हैं। खेत में फलते फूलते तरबूज, लौकी और खीरे की ये खेती देखिए। ये तस्वीरें मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मताई गांव की हैं, जो अगरतला से करीब 45 किलोमीटर दूर है। ये खेती इसलिए अहम है क्योंकि इस मौसम में तरबूज की खेती नहीं होती, लेकिन यहाँ न सिर्फ खेती हो रही है बल्कि फायदा भी पहुँचा रही है। ये सब हुआ है तकनीक से। मताई गांव के भावेंद्र देवनाथ ने ऑनलाइन फार्मिंग की ट्रेनिंग लेकर ये खेती शुरू की। ये फसल अब कई राज्यों तक पहुंच रही है, जिससे फायदा भी बढ़ रहा है। इसलिए अब इस पूरे इलाके में ऐसी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एलोवेरा साबित हो रहा फायदे का सौदा।
किसानों के फायदे की ऐसी खेती त्रिपुरा से ठीक पश्चिम और उत्तर कोने पर यानी उधमपुर में भी हो रही है। पहाड़ है, जंगल है और इन दोनों के बीच में है एलोवेरा यानी गिलोय की खेती, जिसकी अहमियत के कहने ही क्या। वायरल बुखार चाहे जिस भी वजह से हो, इलाज तो गिलोय ही कर रहा है और अभी तो पूरी दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है। ऐसे में इस खेती का मतलब आप बखूबी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ इसकी खेती मजबूरी की वजह से शुरू हुई थी। मजबूरी थे ये बंदर। इन बंदरों की वजह से ही इस इलाके में खेती मुमकिन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब एलोवेरा की खेती शुरू हुई है, जिससे लाभ की उम्मीद बढ़ गई है। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी है। कांदर बेड़ा में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। करीब 6 बीघा खेत में धान की फसल को हाथियों ने रौंदकर बर्बाद कर दिया है। करीब 20 की संख्या में हाथियों का झुंड गम्हरिया क्षेत्र की ओर से स्वर्ण रेखा नदी पार कर चांडिल पहुंचा है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। बीते कई दिन से सरायकेला और आसपास के क्षेत्रों में हाथियों का झुंड मौजूद है।